नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीई के बारे में, जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही एनपीई 2020 आई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है इसमें आंगनवाड़ी से लेकर हायर एजुकेशन तक, हायर लेवल की जो एजुकेशन है उस तक जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। इससे आपके आंगनवाड़ी से लेकर हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसमें बिल्कुल चेंज आने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम में हर चीज़ में एजुकेशन जो होगी वो बिल्कुल एक नए पैटर्न की एजुकेशन आपके सामने देखने को मिलेगी। तो इससे आप सबको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, हर एक लेवल के अकॉर्डिंग हर एक लेवल पर क्या क्या चेंजेस आपके आएंगे, उन सब का एनालिसिस हमने किया है। ठीक है, और उसको आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बात हो दोस्तों, हमने कोशिश की है कि वीडियो में हम बिल्कुल ईजी से ईजी वे में हम आपको हर एक अपडेट को एक्सप्लेन कर सके। तो अगर वीडियो जो है ये आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि ये जो यूनियन कैबिनेट थी, इसकी जो अध्यक्षता थी वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसी कैबिनेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। ठीक है, the union ministry added that 2.25 lakh suggestions received after the draft was placed in public domain for consultations। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर इसका एक ड्राफ्ट आया था। ठीक है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट आया था जिसमें कि अपने सजेशंस दिए गए थे। उस सजेशंस पे करीब करीब 2.25 लैक्स जो है वो सजेशंस लिए गए हैं अलग अलग लेवल के हर एक पर्सन से। ठीक है, द न्यू पॉलिसी एम्स The new policy aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% GER in school education by 2030। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक एम रखा गया है कि 2030 तक 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक बिल्कुल 100% GER हो जाए। GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेट, यानी कि हर एक बच्चा स्कूल में अपना एनरोलमेंट करा पाए, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को लेकर कितने सारे अलग अलग अभियान चले हैं। ये कोशिश की गई है कि देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को एजुकेशन का राइट है और उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एम रखा गया है कि 2030 तक देश का हर एक बच्चा जो होगा वो स्कूल में पढ़ रहा होगा, अपनी जो साक्षरता है उसको पूरी कर रहा होगा। ठीक है, तो GER का यहाँ पर 100% का एम रखा गया है कि 100% GER होनी चाहिए 2013 तक। आगे स्कूल एजुकेशन की अगर बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन में यानी कि एकेडमिक एजुकेशन जो आपकी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला तो चेंज यही है कि न्यू पॉलिसी ने एम रखा है कि पूरे के पूरे प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक पूरा एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए और उसमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसका रखा जाए 2030 तक। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीमिंग थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसमें कहा गया है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में नहीं हैं। ठीक है, स्कूल से बाहर के जो चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो पढ़ते नहीं हैं, जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं या किसी भी अन्य रीजंस की वजह से कोई डिसेबिलिटी उनमें हो सकती है। जैसे आप बीएड में है, बीएड में इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि कितनी तरह की अलग अलग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हर एक बच्चे जो कि एजुकेशन से दूर है, स्कूल से अलग है, उन सभी बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा, मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाएगा। ठीक है, कैसे ओपन स्कूलिंग सिस्टम से स्कूल में लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और जहाँ पर पॉसिबल होगा ओपन स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चे ओपन डिस्टेंस से एजुकेशन से, ओपन एजुकेशन से भी अपनी जो एजुकेशन है उसको कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो पैटर्न था, करिकुलम का स्ट्रक्चर्स था जो अभी तक 10+2 का, वो चेंज कर दिया गया है। 10+2 के बजाय 5+3+3+4 करिकुलम। अब ये हर कोई बता रहा है कि 10+2 चेंज होकर 5+3+3+4 हो गए। तो ये कैसे हो गया, हमने एक टेबल बनाकर आपको बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर 10+2 होता था अभी तक, 10th तक आपका 10th क्लास होगा, इसके बाद आपके 2 इयर्स की आपके इंटरमीडिएट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये जो स्टेजेस हैं ये 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दी गई है। पहली स्टेज कही गई है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें क्या है प्री प्राइमरी को इंक्लूड किया गया है, प्री प्राइमरी का है या आंगनवाड़ी का है, जिसमें आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी आ जाता है, ठीक है। ये तीनों साल हो गए, और फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो ये 5 क्लास आपकी इसमें इंक्लूड की गई है, किसमें, फाउंडेशन स्टेज में। इसमें क्या होगा कि आपका प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी मतलब कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट सेकंड, ये 5 साल आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज माना गया है, यानी कि इसमें बिल्कुल नींव रखी जाएगी बच्चों की, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मजबूत इमारत बनानी है तो उसकी जो नींव है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा कि इसमें बच्चे की बिल्कुल नींव रखी जाएगी। ये 5 साल की होगी, आपकी 3 से 8 साल तक के बच्चे के लिए होगी। ये लगभग आपका जो ईयर्स है वो बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेज आपकी कही गई है प्राइमरी स्टेज, यानी कि ये 3rd क्लास से 5th क्लास तक की स्टेज मानी गई है, 3 साल की ये यहाँ पर हो गई है, ठीक है। फॉर द 5+3 में 5 इयर्स की तो आपकी फाउंडेशन स्टेज हो गई, 3 इयर्स की आपकी प्राइमरी स्टेज हो गई। इसके बाद 3 इयर्स की आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 5th क्लास से 8th क्लास तक की जो क्लास है उसको इंक्लूड किया गया है, 11 से 14 साल तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है सेकेंडरी स्टेज आती है, जो कि 8th क्लास से 12th क्लास तक की स्टेज मानी गई है, 4 साल की, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो इस तरह से जो पैटर्न था वो 10+2 हुआ करता था, अब 5+3+3+4 होगा। इसमें फाउंडेशन स्टेज में तो बच्चों की नींव रखी जाएगी, प्राइमरी स्टेज पर जो होगा बच्चों को धीरे धीरे चीज़ों को अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश की जाएगी, स्किल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स देने की कोशिश की जाएगी। और अगर प्रिपरेटरी स्टेज पर कहें तो उनको बिल्कुल तैयार किया जाएगा, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस की जाएगी। बच्चे जो होंगे वो 6th क्लास से लेकर 6th क्लास के बाद जो होंगे वो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। अगर उन्हें किसी स्किल में इंटरेस्ट है, वो इस स्किल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उस स्किल की पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी आराम से ले सकते हैं क्लास 6 के बाद। और क्लास 6 के बाद जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में आपकी कोडिंग वगैरह जो लैंग्वेज होती है वो आपकी सिखाई जाएगी, जिससे आपको कोडिंग की स्किल भी मिल सके, ठीक है। बच्चों को स्किल्स देने पर ज़्यादा फोकस की जाएगी, रोट मेथड जो अब तक चलता आ रहा था उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज आपके जो 8th क्लास से 12th क्लास तक की आ जाइए, इसमें आपका 9th 10th 11th 12th ये आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी किसी भी आपके पसंद के जो विषय हैं, जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है, उस पर आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर अब तक आपके स्ट्रीम्स सिस्टम होता था कि साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त था कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया तो आप ड्राइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो सिर्फ आपको मैथ्स और साइंस ही मिलेगी, ना ही तो ड्राइंग आप कर सकते हैं, ना ही इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक है तो। अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते, साइंस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। तो अब तक सिस्टम ये था, अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप अपने पसंद के सब्जेक्ट को आप अपने पसंद से ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको उसका ऑप्शन मिलेगा आगे चलकर। हालांकि इसके लिए जो एक बिल्कुल डिटेल में जो प्रोग्राम है वो अभी आगे धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020, एक बात और, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसको कहीं कहीं न्यू NEP भी मेंशन किया गया होगा, कहीं कहीं NPE भी मेंशन किया गया होगा, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स विल टेक एग्जाम्स ओनली फॉर क्लासेस 3, 5, 8, ठीक है। यहाँ पर जो स्कूल एग्जाम होंगे, जो मेन एग्जाम्स होंगे वो केवल और केवल क्लास 3, 5 और 8 के होंगे। बाकी के जो क्लास के असेसमेंट्स के लिए रेगुलर या फॉर्मेटिव स्टाइल्स को अपनाया जाएगा, ठीक है। अब तक जो फॉर्मेटिव FA आपके होते थे वो बाकी क्लास में उस स्टाइल को अपनाया जाएगा। बाकी जो मेन एग्जाम्स है वो 3, 5 और 8th क्लास में ही माने जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एक स्टेज कंप्लीट होती है, हर एक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल। अभी मैंने बताया कि कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा कि अगर आपने ये स्ट्रीम ले ली तो इसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, क्लास 6
से ही वोकेशनल एजुकेशन आपको दे जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि व्यावसायिक जो शिक्षा है वो आपको देनी शुरू कर दी जाएगी और आप किसी भी अपने मनपसंद के व्यवसाय में आप आराम से इंटर्नशिप ले सकते हैं। कोई भी स्किल आपके अंदर है, ठीक है, कोई भी आपका फेवरेट ऑक्यूपेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें आप स्पेशल करना चाहते हैं, तो आप उसकी इंटर्नशिप आप ले सकते हैं। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि क्लास 5th तक आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बात करने का जो मीडियम है या पढ़ाने का जो मीडियम है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो असेसमेंट रिफॉर्म्स होगा वो 360 डिग्री होगा, यानी कि हर तरीके से बच्चों का जो असेसमेंट है वो टीचर्स भी करेंगे, बच्चे खुद भी अपना असेसमेंट करेंगे, बच्चों के जो सहपाठी होंगे वो भी अपने असेसमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे। तो 360 डिग्री असेसमेंट होगा, हर तरीके से ऑल ओवर असेसमेंट बच्चे का किया जाएगा। ग्रोस एनरोलमेंट, अब आती है बात हायर एजुकेशन की। अब तक आपने स्कूल एजुकेशन में देखा क्या क्या चेंजेस हुई, अब बात आती है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035, यानी कि इसमें कहा गया कि 2035 तक 2035 तक ये कोशिश रहेगी कि हायर एजुकेशन की जो एनरोलमेंट रेशियो है, एनरोलमेंट रेट है वो 50% तक इंक्रीज किया जाए, ठीक है, जितने अब है उससे 50% बढ़ा दिए जाए। 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड किया जाए हायर एजुकेशन में, 3.5 करोड़ सीट्स को और ऐड किया जाए। मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट्स टू बी अलाउ विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर ये क्या बात है, ये इसमें कहा गया है कि जैसे कि आप अभी तक करते थे कि 12th के बाद आपका 3 साल का डिग्री का कोर्स होता था, ठीक है, अगर आपने डिग्री कोर्स बीच में छोड़ दिया तो वो आपके साल वेस्ट, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, आप उस साल की कोई भी वैल्यू आपको नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने बीएससी किया 12th के बाद, ठीक है, बीएससी का 1 साल किया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं आया या कोई भी रीज़न हो सकता है, आपने बीएससी छोड़ दी और आप किसी और कोर्स में चले गए, तो जो बीएससी का आपका 1 साल था या 2 साल था उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी अभी तक। लेकिन अब क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा, आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। अब 4 साल का कोर्स यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि 12th के बाद 4 साल का कोर्स हो कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई बच्चा 1 साल के बाद कोर्स को छोड़ देता है तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसके 1 साल की वैल्यू है, उसको 1 साल के अपने सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद बच्चा छोड़ देता है अपने कोर्स को तो उसको 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल के बाद तो डिग्री दी जाएगी, और यहाँ पर जो 4 साल के बाद भी डिग्री दी जाएगी कोर्स की, लेकिन 3-4 साल और 4 साल के कोर्स में क्या डिफरेंस होगा, 3 साल तक तो आपको कोर्स किया जाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो 1 साल की जो आपकी लास्ट का जो 1 साल होगा उसमें आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा, रिसर्च वर्क की एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी स्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। इसमें क्या है कि जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपके क्रेडिट्स जमा होते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके क्रेडिट जमा होते रहेंगे डिजिटली की तरीके से। आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें आपने 1 साल छोड़ दिया तो वो जो क्रेडिट है आपके 1 साल का क्रेडिट भी उसमें आपका जमा हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप कोई नया कोर्स करेंगे तो उसमें उसका क्रेडिट का आपको बेनिफिट मिलेगा, या वही कोर्स अगर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ समय बाद तो वहाँ पर आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी स्टैब्लिश्ड टू फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। एक रिसर्च कल्चर में, रिसर्च फील्ड में बेहतर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। NEP 2020 एडवोकेट्स इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इक्विटी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, ठीक है, और उसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को एक बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि NPE 2020 में जो ये NPE है ये एम्फेसाइज करती है सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन एंड ग्रुप। मतलब इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीजनल ग्रुप से हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं जिनको कि इग्नोर किया जाता है, उनके लिए स्पेशल फंड क्रिएट किया जाएगा, छात्रवृत्ति को क्रिएट किया जाएगा, जो छात्रवृत्ति मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ए न्यू एंड कम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर की जो एजुकेशन होती है
उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर के एजुकेशन के लिए एक नया पूरी तरह से न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आपका लाया जाएगा 2021 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर इस टीचर एजुकेशन के लिए भी एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी कि 2030 तक 2030 तक बीएड के लिए 2030 तक अगर आपको टीचर बनना है तो उसकी मिनिमम डिग्री जो होगी वो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका बीएड का, वो आपकी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मतलब ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो। अब तक आपने देखा कि अगर कोई बीटेक की इंजीनियरिंग की कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग से अलग ना ही कोई सब्जेक्ट ना ही कोई स्ट्रीम वहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो लेकिन अब मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके साथ कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज अ सिंगल ओवरचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन। अभी तक आपने देखा होगा हायर एजुकेशन के लिए कई अलग अलग बॉडी हैं, जैसे यूजीसी हो गई, सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इस तरह से अलग अलग कमेटी हैं, अलग अलग कमीशन है। लेकिन अब इन सब कमीशंस को हटाकर सिर्फ एक कमीशन बना दिया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI जिसका नाम होगा। इस HECI के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अपने 4 वर्टिकल्स होंगे अलग अलग, जो ये आपके सामने है, ठीक है। द सेंटर एंड द स्टेट्स विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। जो GDP का जो 6% है वो एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों मिलकर ही अपनी GDP का 6% एजुकेशन में खर्च करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनको भी बढ़ावा देंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक जो कमेटी वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। उनको पब्लिक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि वो अपनी स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। तो ये था आपका एक छोटा सा एनालिसिस था आपका NPE 2020 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए